बागी बलिया की धरती पर इस समय राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तगड़ी है, तेज़ चल रही है। कहा जा सकता है कि गर्मी तो है ही, लेकिन राजनीतिक गर्मी भी काफ़ी कोई कम नहीं है। इस समय कई मुद्दे काफ़ी गहराए हुए हैं। पहला मुद्दा जो था वो पुल उद्घाटन से शुरुआत उसकी हुई, उसके बाद से मुन्ना बहादुर से लेकर अभी वर्तमान में केतकी सिंह की लड़की तक आ पहुंचा है। तो तमाम मुद्दे हैं। आज हम इन मुद्दों पर एक और उसमें ऐड करना चाहेंगे। चीनी मिल से लेकर हवाई अड्डा तक का भी कहीं ना कहीं मामला काफ़ी ज़ोरों शोरों पर रहा। इन सभी मुद्दों पर हम बलिया के एक ऐसे शख्सियत, यूँ कह सकते हैं कि प्रदेश की शख्सियत, जो कि कहीं ना कहीं जब बसपा की सरकार रहा करती थी, आप विधायक रहा करते थे, तो साझा सरकार को गिराने के कहीं ना कहीं मुद्दा आपने रखा था। वो सरकार कहीं ना कहीं गिर भी चुकी थी, गिर गई थी। तो ऐसे शख्सियत पूर्व विधायक रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो वर्तमान बलिया की राजनीति, प्रदेश की जो राजनीति चल रही है, लेकिन बलिया की राजनीति की दिशा और दशा क्या है। जी सर, स्वागत है। कहा जाता है कि आपकी जो सोच होती है, जो आपका कहीं ना कहीं राजनीतिक जो कैरियर पूर्व में रहा है, वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, अभी पहले बात कर लिया जाए पुल उद्घाटन की, कि पुल उद्घाटन के क्रेडिट को लेकर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहस चल रही थी। उसमें क्या सच्चाई थी और क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक तरफ मंत्री और दूसरी तरफ बसपा विधायक। अब पता नहीं इसमें बसपा विधायक का कहाँ से कार्यक्रम में जुड़ गया। हाँ, ये जरूर था कि दयाशंकर जी की कंस्टिट्यूंसी का पुल था, उद्घाटन उन्हीं को करना चाहिए था, लेकिन बेलगाम अधिकारी हैं, चूँकि उन पर लगाम नहीं है किसी भी विभाग में। वो मान लिए हैं सब कि ये सरकार हमारी है और भाजपा वाले हमारे कार्यकर्ता हैं। ऐसी पोजीशन में जी, दयाशंकर जी द्वारा बसपा विधायक को इंडिकेशन करना और ये बात स्पष्ट रूप से कहना कि उनके ही आवास में या उनके ही यहाँ पीडब्ल्यूडी के दोनों खंड का ऑफिस चलता है, और ये सब अपने मन से ही खोल दिए सब पुल के बिल, जबकि मैं शहर में था, चेयरमैन साहब इंचार्ज शहर में थे। तो अपने आप में यह एक चुनी हुई एक कल्याणकारी सरकार को अंगूठा दिखाना है। तो अगर अधिकारी इतने बेलगाम हैं, और माननीय दयाशंकर जी ने भी कहा कि कटहर नाला, ये जो तीखमपुर नाला है पार्किंग होटल तक, इस पर करोड़ों रुपया 8 वर्ष पहले पेमेंट करा लिया है उमाशंकर सिंह ने और उनकी फर्म। ये बात भी उन्होंने आगे कही कि 2 जिलाधिकारियों ने पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हमने भी कहा था जांच करा ली जाए। तो हम तो बड़ा स्पष्ट कहे थे कि अगर 2 जिलाधिकारी के भी लिखने से कार्रवाई नहीं हुई बसपा विधायक पर, और उन्होंने भी जांच के लिए चिट्ठी लिखी, जो करोड़ों रुपया का गवर्नमेंट साफ दिख रहा है कि वो नाला नहीं बना और पेमेंट हो गया, तो मुझे लगा कि बलिया की जो गरिमा है, आपको ध्यान होगा, आप भी लड़के हैं, पता नहीं याद होगा कि नहीं, जब राजीव गांधी के कांग्रेस ने माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, तो छोटा सा एलिगेशन एक लगाए कि हरियाणा के कांस्टेबल से राजीव गांधी का निगरानी कराया जा रहा है। इस पर चंद्रशेखर जी ने दूसरे दिन ही लोकसभा में भाषण देते हुए और लोकसभा भंग करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस अवाक रह गई। ये है बलिया की गरिमा, ये है स्वाभिमान, ये है मंगल पांडे की धरती। भाषण देकर वोट देने के लिए नहीं, आचरण देकर के नई पीढ़ी को सबक देने के लिए। तो क्या ये माना जाए कि जो बसपा विधायक उमाशंकर सिंह हैं, जितने भी बीजेपी के नेता मंत्री हैं, कहीं उस पर भारी दिख रहे हैं या फिर वास्तव में राजनीतिक तौर पर भारी हैं वो? एक बात सुन लो, राजा कोई हो, रानी मंदोदरी ही रहेगी। तो जब रावण था तब भी मंदोदरी भारी थी, और जब विभीषण था तब भी मंदोदरी रानी थी। तो जो बसपा के एमएलए हैं, एमएलए बाद में वो बचपन से कॉन्ट्रैक्टर हैं। आज भी उनकी वाइफ के नाम से अरबों रुपया का काम चल रहा है। जब उनकी विधायकी चली गई ठेका के नाम पर, तो तब से उन्होंने अलग कंपनी बना लिया। और जहाँ तक नेताओं की और बात है और जनता की, और जो हम उन नेताओं के बारे में कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो दयाशंकर जी से हमारे मित्र हैं, उनको फ़ोन से भी कहा और मीडिया से भी कहा आप ही जैसे, कि अगर उनकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी मान करके जांच नहीं करा रहे हैं CSIL पर, उमाशंकर सिंह की फर्म पर,
और दोनों अधिकारियों को बर्खास्त करके जांच नहीं करा रहे हैं, तो दयाशंकर जी को बलिया की गरिमा के अनुसार तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए, तुरंत बिना देर किए, क्योंकि एक ठेकेदार के मुंह से लगना सही नहीं है। वो एक प्रचंड सरकार के मंत्री हैं स्वतंत्र भारती, उनको अपनी मंत्रिमंडल के बलिया की गरिमा सबसे आगे ध्यान देना चाहिए। ये उनसे ये सब कहा सुनी नहीं करना चाहिए, कार्रवाई बोलना चाहिए, परिणाम बोलना चाहिए। सर, जिस तरह से कहा जा सकता है कि योगी सरकार चल रही, पारदर्शी सरकार है, उन्हीं की फर्म को ब्लैक लिस्टेड करना और फिर कहीं ना कहीं उन्हीं की फर्म को कई लाख करोड़ का ठेका देना, ये क्या दर्शाता है? इस सरकार की जो कार्यशैली है किस रूप में देखी जा सकती है इस चीज़ को लेकर? देखो, पारदर्शिता शब्द भाषण है, जुमला है, ठीक है। अभी 60 करोड़ रुपए का खनन में कैग ने, देश की सबसे स्ट्रांग जांच एजेंसी है, उसने उस गमन का इनका पर्दाफाश किया। क्या सरकार मुकदमा करेगी? क्या उनको गिरफ्तार करके जेल डालेगी? नहीं डालेगी, लीपापोती हो जाए। सरकार भी सर शामिल है क्या? क्योंकि जब कैग की रिपोर्ट आई सर, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी संलिप्तता इसमें दिखाई दे रही है। देखिए, यह एक दूसरा सवाल है, उसी सवाल में सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे जी कि जब कैग ने रिपोर्ट दे दिया है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है फरियाद करके, क्यों नहीं हो रही, इसका उत्तर आप नहीं दे। दूसरी बात जो आपने कहा, तो ये बात मुझे यही कहना है कि उमाशंकर जी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो माननीय विधायक जी ने नसीमुद्दीन को पार्टनर बना लिया। पार्टनर बहुत तेज बनाते हैं, और नहीं नसीमुद्दीन को बनाए थे, ENC टी राम थे, टी राम को भी बना लिया, जिसे इन्होंने अरबों रुपया कमाया और मिला। इसके बाद सपा की सरकार आई, तो सपा की सरकार में भी पार्टनर बना लिया इन्होंने। तो पूरी सरकार पर इन्हीं की चलती थी, यहाँ के सपाइयों की थोड़े कुछ चलती थी। जब आप दयाशंकर जी को पूछ रहे हैं तो आप पूछिए न कि सनातन पांडे जी, उनसे पूछिए, दौड़ते दौड़ते थक गए थे कार्रवाई के लिए, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि लोग हंसते थे लगते तो पांडे आ रहा है, और फिर कोई देखा उमाशंकर के खिलाफ चिट्ठा, क्योंकि रिश्ता तो इंटरनल बन चुका था। बात समझ रहे हैं ना? बताओ तो मेरे मतलब। उसी तरह से ये भाजपा आ गई, तो भाजपा में भी जो आपने पूछा, पहले फर्म कैंसिल हुई, जरूर 4-5 महीना बाद कुछ सेटलमेंट हुआ, तो जो सड़क पर सामान्य रेट पर बनना था उसका एस्टीमेट रिवाइव हुआ, और 200% बना करके देवरिया से लेकर के सलेमपुर और जो वहाँ तक की सड़क है महाराजगंज तक है ना, सोनौली बॉर्डर तक, उसका एस्टीमेट 200% बढ़ा दिया गया। अब 200% बढ़ाने के पीछे क्या नियत है? हम छोटे आदमी हैं, आप पत्रकार हैं, पता करें। सेकंड बात आपने कही, अभी आज की डेट में भी उमाशंकर सिंह की फर्म को 20,000 करोड़ रुपया गोरखपुर, बलिया, बनारस, प्रतापगढ़ और बाराबंकी, ये 20,000 करोड़ के काम कर रहे हैं, और उनका एस्टीमेट सारी कंपनियों से 3 गुना होता है। कोई सड़क अगर 5 करोड़ रुपया किलोमीटर बनाता है तो उनका 15 किलोमीटर होता है, क्योंकि उनको कई जगह देना होता है। तो वो एक ठेकेदार हैं, वो किसी का भी, मैंने कहा ना कि राजा कोई हो, रानी मंदोदरी ही रहेगी, और किसको पैसा अच्छा नहीं लगता है, आप बताओ। अब तो ऐसा जुग आ गया कि लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा बिना नेतागिरी नहीं, तो काफ़ी जगह अपना पहुंचा रहे हैं, मस्ती में हैं। और दयाशंकर जी को तो मुझे लगता है कि अपना ही पद खाली करना पड़ेगा, किसी दिन उठेंगे सुबह और खाली कर देंगे जब दिल धिकारेगा। मैंने दयाशंकर जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, 100% दे देना चाहिए, 100%। किससे लड़ रहे हैं? अभी आपने कहा कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह जी, चाहे वो सपा की सरकार रही हो या फिर बसपा की खुद की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार रही हो, सब में उनकी पकड़ मजबूत होती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनके पास वो कौन सी जादू की छड़ी है? आप तो एक राजनीतिज्ञ हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। उमाशंकर जी के पास कौन सी वो जादू की छड़ी है कि वो छड़ी घुमाते हैं और सपा और बसपा और कहीं ना कहीं बीजेपी तक का वो अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं? वो है लक्ष्मी जी।
लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, अब वो चाहिए सबको। तो लक्ष्मी जी उन भूखड़ घरों में जो 2 टाइम की रोटी भी नहीं पाते थे, आज पद पा गए हैं। तो वहाँ जब 50 करोड़ का 5 ईयर बैग देखेंगे तो शांति से रहेंगे। वो तो खुद ही उमाशंकर कर रहे हैं। मेन कारण है। यानी आप सूटकेस की बात कर रहे हैं? हाँ, सूटकेस की बात करो, उसमें क्या छिपाने की बात है? सूटकेस की बात करो। मैं तो पहले ही कहा कि लोगों को पार्टनर बना लेते हैं और अरबों रुपया कमाए। प्रदेश के सबसे धनी ठेकेदार हैं और एक ही फर्म ठेका लेती है, उसका डमी एक भरता है ऊपर और नीचे ये भरते हैं, वो हट जाता है, ले लेते हैं। ये सूटकेस जाता कहाँ है? ये सूटकेस लोगों के पास जाता है, नेताओं के पास जाएगा, विभाग के पास जाएगा, और कहाँ जाएगा? जिस तरह से अभी कहा जा सकता है कि रंगे हाथ कई अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, तो क्या इस सूटकेस की पकड़? वो तो छोटे छोटे पॉकेट मार पकड़े जा रहे हैं। पॉकेट मार है। ये घड़ियाल कहाँ पकड़े जा रहे हैं? यानी घड़ियाल उमाशंकर सिंह घड़ियाल है। और कहिए कहाँ पकड़े जाएंगे? ये तो किसी की भी सरकार रहेगी नहीं पकड़े जाएंगे। तो भगवान की कृपा होगी तभी पकड़ाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र तो काले ही धन पर चल रहा है। और जब तक लोकतंत्र है काला धन चलेगा। तो जब काला धन चलेगा तो उमाशंकर जीवित रहेगा। थैंक यू। विधायक जी, आप एक अहम मुद्दा लेके चलते हैं किसानों को लेकर कि कहीं ना कहीं रसड़ा जो चीनी मिल काफ़ी वर्षों पहले बंद हो चुकी, कुछ उनके उसके पार्ट्स भी थे वो कहीं ना कहीं यहाँ से स्थानांतरित हो गए, कुछ कहीं चले गए। लेकिन अभी देखा जाए कि चीनी मिल कम अब हवाई अड्डा की बात हो रही है, तो क्या रसड़ा की जनता और खासकर बलिया की जनता को हवाई अड्डा ज़रूरी है या फिर चीनी मिल ज़रूरी है? आपका जो सवाल है चीनी मिल के आपने जहाँ शुरू किया, काफ़ी इसकी मशीनें उठाकर घोसी चली गई जी। तो 15 साल 14 साल से रसड़ा में बसपा के एमएलए हैं। इनकी कान में जूं नहीं रेंग रहा था जब जा रही थी। जब मिल चलाने के लिए हम लोगों ने बात काफ़ी आगे बढ़ा दी, वहाँ तक बढ़ा दी है कि मिल चलेगी। अब मिल नहीं चलेगी तो प्रलय भी होगा, पक्का है। ठीक है, चलेगी। तो अब वो लगे अपना मीडिया को मिला करके और हाउस में पढ़ के तो मिल चले, सारा सामान उठ गया, क्या कर रहे हैं? सारा सामान चला गया। भिजवाने में भी पार्टनरशिप थी, क्या मिल चलेगी? हवाई अड्डा का सवाल आपने खड़ा किया बलिया में। हाँ, बसपा के एमएलए हवाई अड्डा बनवाना चाहते हैं तो बनवाने हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो मतलब मिल से ये कि मिल चले, किसान की रोटी रोजी चले। बलिया में बेरोजगारी भारी है। बलिया में 100 से ऊपर डिग्री कॉलेज हैं। 100 डिग्री कॉलेज में 100 घंटा भी नहीं चलता है, 1 घंटा भी ताला लटका हुआ है। एडमिशन है, पैसा फीस के समय तक आ जाता है, पढ़ाई कराते हैं लोग, कॉलेज वाले पास भी करा देते हैं। बीएड हो, जेएनएम हो, एएनएम हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, सब में यही धंधा है। तो जब की नौकरी सब जब कंपटीशन से हो गई तो बलिया के लड़के बेरोजगार हो गए। जो अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लड़के हैं वो कुछ सिक्योरिटी में, कुछ महाराष्ट्र में, गुजरात में, मतलब मैं साफ कह दूँ बलिया लेबर पैदा करने वाला जिला हो गया है। कभी नेतृत्व करता था, अब लेबर पैदा कर रहा है। और हम लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में, वो दुबई में, कतर में, ओमान में, सऊदीया में हमारे लड़के जाकर बकरी चरा रहे हैं। और वहाँ से आते हैं तो कहते हैं कि फला ऑफिस में साहब हो। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग जिला की ठेकेदारी लेकर के बैठे हैं, हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जिनको अनेकों बार जिला ने ट्रस्ट किया है। आप क्या करते हैं? आप जिला के लिए क्या करते हैं? हमारे लड़के अपमान के जीवन जी रहे हैं। जाकर दिल्ली में आप देखिए तो नाले के किनारे सोते हैं। दिल्ली बम्बई में जाइए 100 रुपया पुलिस को दे करके सड़क की पटरी पर रख कर सोते हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई और रोटी के लिए विवश होकर के घर छोड़ेंगे। बलिया से लोग आउटसोर्सिंग पलायन हो रहे हैं। बलिया में एक ही उद्योग था, उस पर भी लोगों के मन में ईर्ष्या हो रही है कि न चले तो ठीक है, कहरानवाल सिंह को क्रेज नहीं इसका मिल जाए। मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए, जिस साथी को मन हो ले ले। लेकिन बलिया के लोग मिलकर एक उद्योग किसानों का है, जिन 30 लाख किसान है 40 लाख की आबादी में, जिनकी हालत थोड़ा सुधर सकती है। अपने बच्चे की फीस वो भी जमा कर सकते हैं, कोचिंग करा सकते हैं। एक बच्चा को तो खेती से करा ही सकते हैं। चीनी मिल चलनी चाहिए। चीनी मिल हर हालत में चलनी नहीं कि चलेगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है फिर ऐसा नहीं हो पाएगा तो प्रलय होगा।
प्रलय होगा। किस तरह का प्रलय होगा वो वो प्रलय वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। अभी चीनी मिल की बात कर रहे हैं आप, अभी कोई हवाई अड्डा की बात कर रहा है, लेकिन अभी जो जेन्युइन बात की जाए, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी जो मूलभूत सुविधाएं थी, अभी जो जेल को देखा जाए या फिर मेडिकल कॉलेज देख लिया जाए, तो आखिर ये कब तक जनता को इस तरह की लोक लुभावनी बातें कही जाएगी, कागजों पर सब कुछ पास हो गया, लेकिन धरातल पर ना जेल मिला, ना मेडिकल कॉलेज मिला, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कितनी लचर हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? दरअसल बंद कमरे में लोग बात कराते हैं अधिकारियों से, मंत्रियों से, सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। बलिया में जेल तो चला ही गया, मऊ जिला में, और मरीज भी मऊ जिला सब चले जाते हैं। बलिया में दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक मेडिकल कॉलेज बनेगा तब तक 1 लाख लोग मर चुके होंगे दवा बिना। ठीक है भाई, जो है उसी को आप डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं। तो बलिया में हार्ट का डॉक्टर है, न लीवर का डॉक्टर है, न ही न्यूरो का डॉक्टर है, न न्यूरो सर्जन है इस जिले में, न ही ENT नाक कान गले का डॉक्टर है क्या? तो जो डॉक्टर जो अस्पताल है 66 न्यू PSC है, उस पर केवल वार्ड बॉय है, रेफरिंग करता है, मऊ के लिए वो करता है, 10 डॉक्टर की मारता है। और 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पर न जनरेटर है, न डिजिटल एक्सरे है, न ECG होती है, न ही कान का डॉक्टर है, न मेडिसिन का डॉक्टर है, न ही सर्जन है, न गायनी का डॉक्टर है। अंधेरपुर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा, कुछ है ही नहीं। इसके बाद भी सीना फुलाकर किससे झूठ बोलते हो यार? अपने माँ से, बाप से, भाई से। इसलिए कि लोग हमारे पिता तुल्य हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, इनसे क्यों झूठ बोल रहे हो? व्यवस्था करा दी है, कोई नहीं व्यवस्था कराया है। इस जिले का स्वास्थ्य व्यवस्था, मुझे जहाँ तक संज्ञान है कि 2002 से मुझको याद है, थोड़ा पहले से भी, कि एनराचम में लूट की भेंट चढ़ जाती थी, और पर्दा धोआने से लेकर, बेडशीट धोआने से लेकर, मरीजों के भोजन तक के लिए लोग बड़े बड़े लोग अपना नाक रगड़ते थे। अब व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि बनाना इतना आसान है। अभी बात की जाए मुन्ना बहादुर की, अभी ये घटना घटी है, बिजली विभाग की व्यवस्थाएं काफ़ी लचर दिखाई दे रही है प्रदेश में, और कहीं ना कहीं A.K. शर्मा जी का भी एक ट्वीट उन्होंने मीडिया के सामने रखा था। तो मुन्ना बहादुर की जो घटना हुई है, इसमें क्या वास्तव में दोषी मुन्ना बहादुर हैं? अगर मुन्ना बहादुर दोषी हैं तो फिर बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? अब देखिए, बीजेपी के लोग तो ऐसे भी बहुत शालीन होते हैं, जल्दी कार्यकर्ता के साथ खड़ा नहीं होते हैं। कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने जरूर नारे वोरे लगाए, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि मुन्ना बहादुर के साथ अगर सरकार नहीं, पार्टी खड़ा होगी, तो प्रशासन नहीं खड़ा होगा, और प्रशासन नहीं खड़ा होगा तो जमानत नहीं होने देगा। और मुझे जहाँ तक संज्ञान है, उनकी जमानत खारिज हो गई। जमानत खारिज हो गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र है, और कहीं ना कहीं जो एक्सीएन, जो आपके अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता जो होते हैं, कहीं ना कहीं वो सुप्रीम होते हैं बिजली विभाग के, तो उनको जूतों से मारना, क्या ये सही बात है? ये इसका आप समर्थन करते हैं? देखो, जूता से मारे कि नहीं मारे तो सुना ना, वीडियो में दिखाई, लेकिन चोर को किससे मारा नहीं? आप एक गरीब से रिश्वत ले सकते हो, गरीब को लाखों रुपया भेज सकते हो। तो भगत सिंह किस लिए पैदा हुए? उधम सिंह किस लिए पैदा हुए? सुभाष चंद्र बोस किस लिए पैदा हुए? ये विचारधारा नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद किस लिए पैदा हुए? डॉक्टर लोहिया भी कहते थे, जालिम नहीं पैदा होता है जहाँ तो मुन्ना बहादुर ने क्या क्या नहीं किया, कोई देखा नहीं। लेकिन मुन्ना बहादुर जो पीटे गए, जो उनको भी चोट है, पूरा विभाग मिलकर मारा है, यह FIR उनकी क्यों नहीं हुई? यह लोकतंत्र में यह सवाल प्रश्न मांगता है, उनसे भी मांगता है, और अपने भाजपा नेताओं से भी मांगता है कि आप उस पर त्रास FIR कराने की मांग क्यों नहीं करते? भाजपा के नेता खामोश क्यों? आखिर खामोशी क्यों ऐसी है? क्या मजबूरी है? अब इसका उत्तर वही दे पाएंगे। मुझे लगता है खामोश नहीं होना चाहिए। वो अंडरग्राउंड कुछ वर्किंग कर रहे होंगे, लेकिन उनको ओपन ग्राउंड पर आना पड़ेगा। जमानत खारिज हो गई। अगर क्रॉस FIR रहती तो पीटा गया भाजपा कार्यकर्ता की FIR नहीं दर्ज हुई, और एक फर्स्ट इंजीनियर की FIR दर्ज हो गई। अगर उसकी FIR दर्ज रहती तो जमानत हो गई। एक महंत जी हैं, शाम्भवी के पीठाधीश्वर हैं, आनंद स्वरूप महाराज, उनका कहना है कि अधिकारी जूते के ही पात्र हैं। सर, क्या वास्तव में अधिकारी जूते के ही पात्र हैं? अब देखिए, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा खून और मांस है, ये मैं नहीं मान सकता अधिकारी जूते के पात्र लोकतंत्र है। मैंने पहले भी काट में देखा नहीं हूँ कि मुन्ना बहादुर ने जूता चलाया कि नहीं चलाया, लेकिन मुन्ना बहादुर पिटाए जरूर, ये भी मैं
देखा जाकर, मिला उनसे थाने में, उनका पैर कटा हुआ था, मेडिकल भी हुआ था, पढ़ा वो भी, यहाँ भी है वो। FIR क्यों नहीं? FIR क्यों नहीं, यही तो सवाल है। एक पक्षी क्यों, भाजपा कार्यकर्ता की FIR क्यों नहीं, और एक भ्रष्ट इंजीनियर की FIR हो गई, जो 18 गांव 20 गांव जिसे बिजली प्रभावित था, बिजली जा नहीं रही थी। हमारे माननीयों से मैं यही उनसे भी अनुरोध करूँगा कि सब लोग मिलजुल कर, जिला इकाई से भी कहूँगा कि सबको बैठा करके जिला बैठा करके मुन्ना बहादुर की FIR करा देंगे। एक अंतिम सवाल, अभी टोटी का मामला गरमाया हुआ है। केतकी सिंह ने कल बयान दिया टोटी को लेकर अखिलेश यादव पर, और लखनऊ में उनके आवास पर कुछ सपा कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिसको लेकर उनकी बेटी का भी बयान आया। केतकी सिंह कह रही हैं कि जो पार्टी बेटियों का, बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर सकती है, ये सपा का कैरेक्टर है, सपा का चरित्र है। तो आप क्या इस पर कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, उनके घर पर किसी को नहीं जाना चाहिए था, वो उचित नहीं है, उसकी वो निंदनीय है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको टोटी चोर कहना उचित नहीं है। लेकिन जब वो अपना आवास खाली किए थे, उसमें वास्तव में टोटियाँ वगैरह सब, AC वगैरह सब सारे उखाड़ ले गए थे। केतकी सिंह ने जो भी बात कही उसका आप समर्थन करते हैं, और जो उनके घर पे लखनऊ जो कार्यकर्ता पहुँचे वो कितना सही था? देखिए, कार्यकर्ता पहुँचे, वो अगर पहुँचे हैं तब मैं देखा नहीं हूँ, तो उचित नहीं है। लेकिन अखिलेश टोटी चुरा सकते हैं ये मैं नहीं मान सकता। इतने बड़े कद के नेता हैं, और ये भी नहीं है कि उनके पास हाथ चाह दे तो उनको 100-200 करोड़ रुपया उनके कार्यकर्ता पहुँचा देंगे। तो जो लोग ये एलिगेशन लगाए हैं, ये राजनीतिक जुमला है, कोई सीरियसली नहीं लगाया है। न पहले जो लगाते हैं वो भी सीरियस थे, और नहीं केतकी सिंह सीरियसली लगाए। यानी मीडिया को कुछ बताना है तो आप लोग कोई मसाला चाहिए बता दें। विधायक जी, देखा गया कि अभी बलिया में बाढ़ की विभीषिका रही, और लंबे टाइम बाद 2-3 बार बाढ़ की स्थिति आ गई, काफ़ी घर गंगा में समाहित हो गए। एक पहले आपका मुद्दा चला करता था कि आप कहा करते थे कि क्यों न इस समस्या को अस्थायी रूप से इसका समाधान किया जाए, लोहे की चादर वगैरह सब देकर, ऐसी आपने बात की थी। तो वर्तमान में आप इस बाढ़ को किस रूप में देखते हैं, और जो लोग सहायता और दिखावा करते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाढ़ तो प्रलयकारी है बलिया के लिए, और यह छोटा सा जिला घाघरा और गंगा नदी से घिरा हुआ है। बीच में टॉस भी है, और इधर सुराहा ताल जैसा दह है बीच में। तो हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का जड़ जो कृषि है, तो करीब करीब जिले का आधा भाग पानी में डूब जाता है, आधे में खेती होती है। ऐसी पोजीशन में केवल खेती ही नहीं है, सैकड़ों घर हर साल कट कर गंगा में ग्वाल, छपरा और गोपालपुर में गिर जा रहे हैं। कल भी घर गिरे हैं 25 जी। यह बहुत दुखद है, क्योंकि आवास मातृभूमि किसी भी का भी स्वर्ग से प्यारी दी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगर कोई अमेरिका में भी डेथ कर जाता है, जॉब में है चाहे जो भी है, तो उसका अंतिम संस्कार गांव पर होगा, मातृभूमि पर होगा। हम सोच सकते हैं कि लोग क्यों नहीं सोचते हैं इतने गंभीर विषय को, कि हमारे नागरिक आशियाना विहीन होते जा रहे हैं, कि मातृभूमि कटती जा रही है, और उसका अस्थायी समाधान नहीं दे पाए। जबकि अस्थायी समाधान बहुत महंगा नहीं है। आज की डेट में एक एक्सप्रेसवे के बराबर अगर खर्चा कर दिया जाए, जैसे लगभग 20,000 करोड़ रुपया जी, तो गंगा और घाघरा को करीब 5 मीटर चौड़े और 200 फीट गहरे RCC पिलर दे करके बांधा जा सकता है, जैसे वांगहो को चीन नदी ने बांध दिया। अब 50 के दशक में बांध दिया। तो अगर हम जापान से बुलेट ट्रेन ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, तो अगर हिंदुस्तान अगर करना चाहे तो चाइना को ही ठेका दे दे, वही वांगहो की तरफ बांध देंगे दोनों नदियों को। लेकिन अपने नागरिकों को बचाना जरूरी है। हो क्या गया है कि इसमें भारी मात्रा में अधिकारियों का हर साल, जो बाहर रहते हैं तो बलिया नहीं आना चाहते हैं, लेकिन बलिया आ जाते हैं तो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बाढ़ से लूट होती है। अभी पिछले से अच्छा कर ले, सरकार भी कर ले कि जो बाढ़ विभाग को पैसा आया है ठोकरें बनाने के लिए, वो पैसा 30% से ज़्यादा नहीं खर्च हुआ है। उसका लक्ष्य यही था कि जब बाढ़ आ जाएगी तो पेमेंट ले लिया जाएगा, फिर अगले साल मांगा जाएगा। यही बलिया का गोरख धंधा है। बाढ़ के नाम पर लोगों के क्रीच टाइट होती है, कुछ लोगों के, अधिकारियों के
टेक्नोक्रेट्स के, बाढ़ विभाग के, और ये धन कहीं न कहीं से लूटा जाता है तो ऊपर भी जाता होगा, बिना ऊपर भी ये लूट तो यानी कर ऊपर तक पाएगा। लोग सम्मिलित इसमें हैं 100%। 100%। अभी देखा जाए कि काफ़ी लंबे टाइम तक बाढ़ विभाग में कहा जाता अगर सम्मिलित न होते तो किसी एक सीएम पर एफआईआर करके जेल में डाल देते ना, खट से जेल में डाले। जब जेल में नहीं डाले तो दाल में काला है। दाल में काला है। 15 जून तक डेडलाइन होती है, 15 या 20 जून तक डेडलाइन होती है, लेकिन वो डेडलाइन के बाद भी काम नहीं हो पाते हैं और कहीं ना कहीं ये बार बार ऐसी गतिविधियां होती हैं और लंबे टाइम से बलिया जिले में इस विभाग से संबंधित अधिकारी ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्या है, क्या मजबूरी सरकार की है कि इन अधिकारियों का कहीं ना कहीं तबादला या फिर ट्रांसफ़र नहीं होता है? आखिर कहाँ से कैसी मजबूरी नहीं, है? कैसे ट्रांसफ़र होगा? मैंने कहा ना कि जो ऊपर भी अधिकारी हैं वो भी तो बेईमाने हैं ना। ये नीचे वाले ही तो ऊपर गए हैं। नीचे वाले जो झोली भरते थे ऊपर चले गए, ये नीचे वालों को बार बार फोन करते हैं कि पहुँचाए नहीं अभी। चोरों ने अपना जमघट बना लिया है। यानी कहा जाता है कि चोरी का अड्डा बलिया का ये बाड़ाखंड हो गया है, भ्रष्टाचार का महानतम अड्डा। महानतम अड्डा हो गया है बलिया। बाढ़ से आकर डूब जाती है, हिमालय का जल उतर कर यहाँ आता है और बिहार के रास्ते गंगा सागर होकर चला जाता है। तो ऐसे में जो जनता कराह रही है उसका दुख दर्द क्या कौन है? देखेगा? जनता- जिम्मेदार कौन है? बलिया की जनता कभी काम पर रोक नहीं। दैट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ बलिया पीपल। ये नाक पर वोट देते हैं और जात पर वोट देते हैं। ये अपने काम के लिए वोट नहीं देते, नहीं अपने बच्चे की पढ़ाई पर वोट देते हैं, नहीं दवाई पर वोट देते हैं। पूछिए, मैं इस मीडिया के माध्यम से पूछ रहा हूँ, कितने लोगों के बच्चे को आपको हाईटेक ऊंची शिक्षा मिले, विश्व स्तरीय स्कूल खुले बलिया के हर ब्लॉक में, इसके वो लिए वोट नहीं देते। हर ब्लॉक में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और पीएससी हैं उस पर डॉक्टर 24 घंटा रहे और जाँच रहे, इसके लिए वोट नहीं देते हैं। किसी भी विद्युत उपकेंद्र पर जूनियर इंजीनियर का फ्लैट बना हुआ है 33/11 kV पर, एक भी जूनियर इंजीनियर नहीं रहता है। सब मऊ जिला के हैं, आते हैं सब गाड़ी चला कर 2-1 दिन पर चले जाते हैं। सब मोबाइल से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से ही सब स्टेशन चले हैं, बिजली उनके भरोसे है। तो इनकी पकड़, इन पर पकड़ एकदम ढीली है। भ्रष्टाचार में पकड़ नहीं के बराबर है। थाना, तहसील, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, आरएस, ये जितने भी विभाग है, यहाँ कितना लूट हो रही है। यानी कहा जा सकता है कि जो ये वर्तमान सरकार है ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, यानी इसका मतलब कि इसमें जो जनप्रतिनिधि उनका कोई रोल नहीं है। अधिकारी के भी ज़्यादा प्रभावी हैं और अधिकारियों ने जकड़ लिया है। हम लोग जगा रहे हैं कि जगह लोग, लेकिन नहीं जग पा रहे हैं लोग। और अधिकारी का काम है, अगर आप एक भूखे भेड़िया के सामने सड़ा हुआ भी मांस देंगे तो मांस से ही खाएगा, तो गुलाब का फूल और कमल का नहीं सूखेगा। इसलिए लूट लिया है। तो ये थे भाजपा के दिग्गज नेता, कहा जा सकता है कि शेरे पूर्वांचल राम इकबाल सिंह जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात को रखा, चाहे वो मुन्ना बहादुर का मामला हो या फिर असरा चीनी मिल, या फिर कहा जा सकता है कि वो जेल का मामला हो, या फिर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, या फिर वर्तमान में केतकी सिंह का मामला हो। आपने सभी बातों पर बड़ी प्रमुखता से, बड़ी प्रखरता से अपनी बात रखी और आपका कहना है कि सबको एक कहीं ना कहीं समावेशी सोच के साथ आगे बढ़नी चाहिए, किसी को भी संकीर्ण मानसिकता के साथ राजनीति में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बलिया से अरविंद सिंह।